एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये है चैप्टर 2। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या था उस चैप्टर का नाम, मेडिवल यूरोप राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियनिटी का राइज कैसे हुआ था, चार्ल्स मैग्ने ने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने स्प्रेड किया क्रिश्चियनिटी को, तो हमने उसमें पढ़ा था। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो रोमन एम्पायर है, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी कैसे हुई। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो एंशिएंट रोमन एम्पायर उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द रोमन एम्पायर फेल इनटू डिसऑर्डर। रोमन एम्परर की डेथ के बाद कॉन्स्टेंटाइन जो क्या था, एक सेंटर था क्रिश्चियनिटी का, वो जो रोमन एम्पायर है वो क्या हो गया, डिसऑर्डर, यानी कि वो क्या हो गया, उसका धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। वहां क्या हो गया, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब रूल रेगुलेशन तोड़े जा चुके थे। इन द नेक्स्ट 140 ईयर्स देयर वर मोर देन 40 रोमन एम्परर्स। और दूसरे 100 या 40 सालों में क्या हुआ, उससे ज्यादा रोमन और एम्परर्स आ गए, रोमन एम्परर्स आ गए थे। 40 रोमन एम्परर्स आ गए थे, इससे भी ज्यादा आ गए थे। आने वाले अगले साल के बाद इतने ज्यादा रोमन एम्परर्स आ गए थे। द फॉल ऑफ रोम हाउएवर वाज नॉट ए सडन अकेरेंस। और जो रोम का फॉल हुआ वो एकदम से नहीं हुआ। द फोर्सेस ऑफ डिक्लाइन हैड सेट इन ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। और जो डिक्लाइन करने में जो भी फोर्सेस हुई वो कैसे सेट हुई, लास्ट के 200 सालों में जब वो एग्जिस्ट में आ गया था। और उसके बाद धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट हुआ, वो ब्रोकन होने लगा। कब, 5th सेंचुरी सीई में। द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट रोमन एम्पायर वर द फॉलोइंग। और क्या क्या रीजन है जो एंशिएंट रोमन एम्पायर है उसके डिक्लाइन होने के, उसके फॉल होने के, उसका पतन होने के। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, सबसे पहला पॉइंट है जो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन थे, यानी कि दास प्रथा। बाय 3rd सेंचुरी सीई द स्लेव्स कंस्टिट्यूटेड 3/4 ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रोम। और 3rd सेंचुरी सीई तक जो स्लेव थे, ठीक है, वो क्या करने, उनका वो जो सब्जेक्ट था वो किस में इन्वॉल्व होने लगे, किस सब्जेक्ट में, वो जो सब्जेक्ट था उनका तो वो 3/4 हिस्सा बन गए। दे हैड नो होप्स इन लाइफ, उनको अपनी लाइफ से कोई होप नहीं थी और कोई भी इंटरेस्ट नहीं था डेवलपमेंट में और उस एम्पायर को प्रिजर्व बचाने रखने के लिए उनके पास कोई भी होप नहीं थी। अब डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, वहां की जो पॉपुलेशन है वो कम होने के लग गई। किस वजह से होने लग गई, वहां वार होने लग गई थी। अवॉइडेंस एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, मैरिज भी नहीं हो रही थी और अवॉइड। इन्फेंटिसाइड एंड प्लेग, और इन्फेंटिसाइड भ्रूण हत्या होने लग गई थी और प्लेग भी हो गया था, प्लेग जो बीमारी का नाम है। द रोमन पॉपुलेशन डिक्लाइन कंसिडरेबली, और इस वजह से जो रोमन की पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, कम होने लग गई थी। द एम्पायर वाज फ्लडेड विद नॉन रोमन्स, और यहाँ किसकी बाढ़ आ गई थी अब इस एम्पायर में, इस रोमन एम्पायर में नॉन रोमन्स की बाढ़ आ गई थी, जो रोमन्स नहीं थे। और उनमें से बहुत ज्यादा लोग क्या थे, बारबेरियंस थे। बारबेरियंस यानी कि अनसिविलाइज पीपुल थे। और यहाँ पे आपको इस पिक में दिखाया जा रहा है कि रोम में इन्वेजन कैसे हुआ, आक्रमण कैसे हुआ इन बारबेरियंस के थ्रू, जो क्या थे, नॉन रोमन्स थे। तो ये इनके रीजन है, कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं। 3rd पॉइंट क्या है डिक्लाइन होने का एंशिएंट रोमन एम्पायर का। द लैंड वाज द मोनोपोली ऑफ ए फ्यू वेल्दी पर्संस, और जो लैंड है वो मोनोपोली हो गई, वहां किसकी सत्ता हो गई, कुछ हेल्दी वेल्दी पर्संस की। द पीपल वर हेविली टैक्स, और जो लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाने लगा। टू प्रोवाइड फॉर द एक्स्ट्रावेगेंट कोड एंड द मेंटेनेंस ऑफ ए ह्यूज आर्मी एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और जो पीपल है उनसे टैक्स इस वजह से लाने लगा ताकि उनको प्रोवाइड करना है, उनको कोड प्रोवाइड, जहां उनको जस्टिस मिल सके। और किसका मेंटेनेंस, अब उस राज्य को बचाने के लिए आर्मी भी चाहिए, तो लोगों से वसूला जाने लगा। उन आर्मी का रहन सहन से लेकर उनको हथियार देना, तो वो लोगों से लिया गया वो टैक्स, और उस पैसे से ये मेंटेनेंस किया गया। बट ओनली 1/3 ऑफ द रेवेन्यू इज द इंपीरियल ट्रेजरी, एज द रिमेनिंग 2/3 वाज पॉकेटेड बाय द प्रोविंशियल ऑफिसर्स। और केवल 1/3 उस रेवेन्यू का वो जाता था इंपीरियल ट्रेजरी में जमा होने के लिए, और जो बचा हुआ 2/3 था उसको कौन ले लेते थे, अपनी जेब भर लेते थे उनसे, प्रोविंशियल ऑफिसर जो उन प्रोविंस को देखते थे, वो 2/3 तो अपनी जेब भर लेते थे जितना मिलता था वहां से, और केवल ट्रेजरी में कितना जमा होने देते थे, 1/3 और जितना उस रेवेन्यू से मिलता था, तो अपने को ज्यादा खा लेते थे। देयर एग्जिस्टेड अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और रिच और पुअर के बीच में क्या होने लगा, भेदभाव होने लग गया, बहुत ज्यादा गैप आने लग गया। द फॉर्मर लिव्ड इन लग्जरी, पहले वाले तो लग्जरी वाली लाइफ जिए, whereas the later in great poverty, और बाद वाले ने क्या देखी, गरीबी देखी। Consequently the poor took no interest in the affairs of the state, और जो गरीब लोग हैं उनको उस स्टेट में जो भी हो रहा है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। When enemies attack their territory, जब दुश्मन उनकी टेरिटरी में अटैक कर रहे थे तो उनको उससे भी कोई मतलब नहीं था। There was neither
लॉयल्टी नॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी, और आर्मी में ना तो लॉयल्टी थी, वफादारी थी, और ना ही कोई डिसिप्लिन था। द आर्मी एट टाइम बिकेम टू स्ट्रॉन्ग एंड आर्मी कमांडर्स पुट ऑन द थ्रोन वीक रूलर्स। जो आर्मी उस टाइम पे थी वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, और जो आर्मी कमांडर है उनको कहा, उनको गद्दी पे बैठाया गया। कौन, और जो रूलर थे वो कौन थे उस टाइम, वीक रूलर थे, वो शक्तिशाली नहीं थे। मैनी ऑफ whom were removed from the throne in tragic circumstances, और बहुत सारों को रिमूव कर दिया उस थ्रोन से जब उनके ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस हो गए थे, भयावह सर्कमस्टांसेस हो गई थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी, उनको रिमूव कर दिया था। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन ड्यू टू न्यूमरस वार्स एंड रिवोल्ट्स, और बहुत ज्यादा लड़ाई और रिवोल्ट होने के कारण जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो भी कम होने लग गया। स्टूडेंट, जब ज्यादा लड़ाई होगी तो लोग वहीं इंगेज होंगे ना, और इसमें ध्यान नहीं दिया गया। Finally, the mighty Roman Empire disintegrated because of the repeated attacks by barbarian tribes like the Goths, Vandals and the Franks, a Germanic tribe. तो स्टूडेंट, जो रोमन एम्पायर यानी कि जो शक्तिशाली रोमन एम्पायर है वो भी क्या हो गया, वीक हो गया, वो भी, उसको भी हरा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत बार बारबेरियन ट्राइब ने अटैक कर दिया, और बारबेरियन ट्राइब का नाम आपको यहाँ पे दे रखा है। These invaders entered into the Roman टेरिटरी एंड प्लंडर्ड इट, और इन इन्वेडर ने, इन आक्रमणकारियों ने उस रोमन टेरिटरी में घुस के उसको लूट भी लिया। दे डिड नॉट स्पेयर द मैग्निफिशिएंट सिटी ऑफ रोम, और उन्होंने यहाँ तक कि इतनी बड़ी सिटी को, जो रोम की बड़ी सिटी है, उसको तक नहीं छोड़ा। दीज इन्वेडर्स फाइनली टू कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, और इन इन्वेडरों ने कंट्रोल, कहाँ अपना कंट्रोल रख दिया अब, जो रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट में अब अपना। इन 395 सीई द रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और 395 सीई में जो रोमन एम्पायर है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में। एक तो हो गया ईस्टर्न पार्ट, और उसकी जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड द वेस्टर्न पार्ट, वो वेस्टर्न पार्ट किसके प्रोटेक्शन में था, पोप के प्रोटेक्शन में, और जिसकी कैपिटल थी रोम, जिसकी कैपिटल थी स्टूडेंट रोम। तो दो पार्ट में हो गया, एक ईस्टर्न पार्ट में जिसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें पोप का प्रोटेक्शन था, और उसकी जो कैपिटल थी रोम थी। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक हिस्ट्री का चैप्टर समझ में आएगा। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है, अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो उससे ये थोड़ा लिंक हो गया, और आगे जाके हमने इसमें पढ़ना है आप स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी कैसे कैसे हुई, और उससे पहले आपको दिया गया था कि एंशिएंट रोमन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो स्टूडेंट, ये है बाइजेंटियम, यहाँ से 400 सीई 1500 सीई तक, इतना जितना इसका टाइम पीरियड दे रखा है। और क्रूसेडर भी आए, वो कैसे आए, इतने से टाइम के बीच 1200 सीई, तो इसके बीच में आपको टाइम लाइन दे रखी है। बाइजेंटियम, बर्थ ऑफ अ न्यू एम्पायर, जो बाइजेंटियम है, अब यहाँ एक नए एम्पायर का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। द ईस्टर्न रोमन वाज नोन एज बाइजेंटियम एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन है उसको कहा गया बाइजेंटाइन एम्पायर और बाइजेंटियम। इट्स कैपिटल वाज कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे कि हमने बताया ईस्टर्न जो पार्ट था उसमें जो कैपिटल थी वो क्या रखी गई, कॉन्स्टेंटिनोपल, और उसको किस एम्पायर से जाने लगा, बाइजेंटाइन एम्पायर है, बाइजेंटियम। और आज ये कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है, मॉडर्न इस्तांबुल में। तो स्टूडेंट, इस मैप से भी आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, ये है बाइजेंटियम एम्पायर, ये है, और कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पे है। और ये जो बीच में ये जो इतना बड़ा नैरो वाटर है, वाटर बॉडीज है, ये किसको कर रहा है, एक तरफ से किसको जोड़ने का काम, इन दोनों को। तो ये है दो वाटर बॉडीज को एक साथ, तो यहाँ पे नैरो वाटर बॉडीज है, तो इसके किनारे है कॉन्स्टेंटिनोपल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, although the Byzantine Empire was also attacked by the barbarians, और जो बाइजेंटाइन एम्पायर है उसको अटैक किसके द्वारा किया गया, वहां अटैक बारबेरियंस के थ्रू। जैसे कि हमने बताया कि वहां मोस्टली कौन अटैक कर रहे थे, बारबेरियंस, और जिसमें अलग अलग ट्राइब शामिल थे। इट वॉज एबल टू विदस्टैंड द ऑनस्लोट फॉर द फॉलोइंग रीजन, और इसने और ज्यादा क्या कर दिया, इसने एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया, और वो स्ट्रॉन्ग अटैक इन रीजन की वजह से हुआ, पढ़ते हैं उन रीजन को। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज लोकेटेड ऑन ए स्ट्रेट, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो लोकेटेड है किस पे, स्ट्रेट में। जैसे कि मैंने बताया था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है स्टूडेंट, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक स्टेट है, यानी कि नैरो वाटर बॉडीज के किनारे है यहाँ पे, और दो वाटर बॉडीज, एक इधर से अलग है, एक इधर से अलग है, और ये है नैरो वाटर बॉडीज, तो इसके यहाँ पे था वो। एंड देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रेक इट डिफेंसेस, और इसलिए यहाँ डिफिकल्ट था कि इसकी डिफेंस को तोड़ पाए। द ईस्टर्न रोमन एम्पायर हैड अ सॉल्टर कॉमन फ्रंटियर विद यूरोप, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है उसमें क्या था, सॉल्टर कॉमन फ्रंटियर था, किसके साथ, यूरोप के साथ उसका।
इट हैड अ स्ट्रॉन्गर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर स्ट्रॉन्ग था, और इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी यहाँ, यानी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जैसे यहाँ राज सत्ता जो भी चलती थी वो क्या थी, स्टेबल थी। द रूलर्स ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर कुड एक्सर्ट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के रूलर थे वो क्या करते थे, ग्रेटर कंट्रोल एक्सर्ट करते थे किसके ऊपर, जो भी वहां के इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, और इसलिए वहां क्या था, मोर इफेक्टिवली मस्टर सफिशिएंट मैन पावर टू कॉम्बैट एनी अटैक, और इसलिए वो क्या करने लगे, उनके पास क्या थी, सबसे ज्यादा सफिशिएंट मैन पावर थी, ताकि वहां कोई भी अटैक ना कर पाए, वहां कोई भी अटैक होने से वो रोक पाए, जिस वजह से द ईस्टर्न रोमन एम्पायर हैड ग्रेट वेल्थ कंपेयर टू द अदर स्टेट ऑफ द मेडिवल पीरियड। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, वहां वेल्थ भी ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, जो अदर स्टेट थे उस मेडिवल पीरियड के टाइम। बिकॉज ऑफ द above reason, the Byzantine Empire survived as a Christian capital for about 1,000 years after the fall of Rome. और इन्हीं रीजन की वजह से जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वो सरवाइव करा, कैसे सरवाइव किया, क्रिश्चियन कैपिटल के रूप में, और 1000 सालों तक, किसके फॉल होने के बाद, रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद भी जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वहां क्रिश्चियन कैपिटल की तरह वो सरवाइव किया, यानी कि बढ़ा। वेयर एज द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट लास्टेड फॉर 5 centuries ओनली, और जो वेस्ट में था रोमन एम्पायर वो केवल 5 century तक ही लास्टेड रहा। इट वॉज ओनली इन 1453 CE when Constantinople was captured by Ottoman Turks, और 1453 कॉमन एरा में जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसको जब्त किया गया, किसके थ्रू, ओटोमन टर्क के थ्रू। दैट द बाइजेंटियन एम्पायर वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, और इसी वजह से जो बाइजेंटियन एम्पायर है वो वाइप्ड आउट हो गया, वाइप्ड आउट मतलब हट गया। वन ऑफ द एबलेस्ट रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज जस्टिनियन, और जो एबलेस्ट रूलर है कहाँ का, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, वो था जस्टिनियन। ही ब्रॉट अबाउट द रिवाइवल ऑफ द पावर ऑफ एम्पायर, और जो लाया, किसका रिवाइवल लाया, किसका रिवाइवल लाया, जो एम्पायर की पावर जो खो चुकी थी उसको वापस ला गया। रिकवर्ड सेवरल प्रोविंसेस, वहां की जो प्रोविंसेस थी उसको भी रिकवर किया, कहाँ पे, वेस्ट में भी। हिज जनरल्स कैप्चर्ड कार्थेज, और उसके जो जनरल है उन्होंने कैप्चर कर दिया था, जब्त कर दिया था इसको, कार्थेज को, ओवर एंड सिसिली को भी, एंड मेड इटली अ प्रोविंसेस ऑफ द बाइजेंटियन, और इटली को प्रोविंस बना दिया गया, किसका, बाइजेंटाइन का, बाइजेंटाइन एम्पायर का। बट मोर देन हिज कॉन्क्वेस्ट जस्टिनियन इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कोड ऑफ लॉज, और उसकी जो भी जीत हो रही थी उससे भी ज्यादा जो जस्टिनियन है उसको रिमेम्बर किया जाता है उसके कोड ऑफ लॉज के लिए। अब ये क्या थे, द 3 वर्क्स, ये उसके वर्क्स थे, द कोड, द डाइजेस्ट एंड द इंस्टीट्यूट्स वर कलेक्टिवली कॉल्ड द कोड ऑफ सिविल लॉ। इनकी वजह से इनको कहा जाता है, तीनों को मिला के कोड ऑफ सिविल लॉ, विच लेटर ऑन बिकेम द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम, और बाद में ये किसके बेस बने, लीगल सिस्टम के, कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने इनको बेस बना दिया अपने लीगल सिस्टम का। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, अब स्प्रेड कैसे हुई क्रिश्चियनिटी, द एनकरेजमेंट गिवन बाय द रोमन एम्परर्स एनेबल्ड मिशनरीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी टू फार ऑफ प्लेसेस, जो रोमन एम्परर्स को एनकरेजमेंट मिला, द एनकरेजमेंट गिवन बाय द रोमन एम्परर्स ने जो भी एनकरेजमेंट दिया उसकी वजह से मिशनरीज बनाई, इनेबल्ड हो गई, एक्टिव हो गई क्रिश्चियनिटी को दूर दूर तक स्प्रेड करने के लिए। विद इन अ फ्यू सेंचुरीज एवरी नेशन इन यूरोप एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, और कुछ ही सेंचुरीज में हर एक नेशन, यूरोप का हर एक नेशन में क्रिश्चियनिटी आ गई। बिसाइड्स द एनकरेजमेंट गिवन बाय द रोमन एम्परर्स, द अदर फैक्टर दैट लेड टू स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी वर, और एनकरेजमेंट देने के साथ साथ, यानी कि जो रोमन एम्परर्स के थ्रू जो एनकरेजमेंट दिया गया उसके साथ साथ जो अदर फैक्टर्स हैं, जो क्या कारण है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के जो रीजन है वो है द एफर्ट्स मेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत ज्यादा एफर्ट करे। क्रिश्चियनिटी वाज ओपन टू ऑल, और सभी के लिए ओपन थी क्रिश्चियनिटी, उसमें कोई भी क्या थी, पार्शियलिटी नहीं थी कि ये पुअर लोग लेंगे वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं रिलीजन को और ये उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं था। किंग्स एंड नोबल्स, द पीपल ऑफ द मिडिल क्लास, द पुअर एंड स्लेव, ये सब लोग इसको अपना सकते हैं। द कॉमन पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, जो कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग थे वो प्रभावित होने लगे किसकी फीलिंग से, इक्वालिटी की फीलिंग, समानता की फीलिंग, और ब्रदरहुड, भाईचारे की। कंसर्न फॉर द पुअर, ये उनके लिए क्या था, एक चिंता थी पुअर के लिए। द सिक एंड द ऑर्फन्स एज प्रीज्ड बाय क्रिश्चियनिटी, और बीमार लोगों को, ऑर्फन्स को प्रीज्ड किया जाने लगा क्रिश्चियनिटी के थ्रू।
प्रीच का मतलब उपदेश दिए जाने लगे। द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च एंड द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन ऑफ इट्स लीडर्स मेड क्रिश्चियनिटी पॉपुलर। और जो एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उस चर्च के और जो स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस थी और डेडिकेशन थे उनके लीडर के, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को और पॉपुलर बनाया। जैसे कि कुछ स्टोरी जीसस से रिलेटेड थी और ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ उपदेश दिए जो जीसस ने दिए थे, तो उन सारे चीजों को इंक्लूड करके क्या था, क्रिश्चियनिटी पॉपुलर होने लगी। द क्रूसेड्स, अब क्रूसेड्स कौन थे? द क्रूसेड्स और होली वॉर्स वर द मिलिट्री एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द वेस्टर्न क्रिश्चियंस इन रिस्पॉन्स टू मुस्लिम वार्स ऑफ एक्सपेंशन इन द लेट 11th सेंचुरी। जो क्रूसेड्स और होली वार्स थे वो क्या थे? मिलिट्री एक्सपीडिशंस थे जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता था वेस्टर्न क्रिश्चियंस के थ्रू। किसके रिस्पॉन्स में? मुस्लिम वार के, जो मुस्लिम वार एक्सपेंशन हुआ था लेट 11th सेंचुरीज में, तो ये क्या थी? मिलिट्री एक्सपीडिशंस लगाई जाती थी वेस्टर्न क्रिश्चियंस के थ्रू। तो ये है क्रूसेड्स स्टूडेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द टर्क्स अटैक द बाइजेंटाइन एम्पायर। इसी पीरियड में जो टर्क्स है उन्होंने अटैक कर दिया बाइजेंटाइन एम्पायर पे एंड कॉन्क्वेस्ट मोस्ट ऑफ द एरियाज, और उन्होंने बहुत सारे एरिया जीते। किसको छोड़ के? ग्रीस और एशिया माइनर को नहीं जीते वो, और बाकी सब एरिया जीते। दे ऑल्सो कैप्चर जेरूसलेम, उन्होंने जेरूसलेम को भी जब्त कर लिया। विच वॉज ए पार्ट ऑफ होली लैंड ऑफ क्रिश्चियन, जो पार्ट है जेरूसलेम होली लैंड ऑफ क्रिश्चियन का, ये पार्ट है उनका। द बाइजेंटाइन एम्परर एलेक्सियस आस्क्ड पोप अर्बन II फॉर हेल्प, और जो बाइजेंटाइन एम्परर थे उस टाइम एलेक्सियस, उन्होंने पोप अर्बन II को कहा मदद के लिए। द पोप आस्क्ड ऑल द क्रिश्चियंस टू पार्टिसिपेट इन द होली वॉर्स, और जो पोप है उन्होंने सभी क्रिश्चियन को कहा कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए इस होली वॉर्स में एंड प्रॉमिस दैट दोज हु वुड जॉइन दिस नोबल कॉज वुड बी फ्रीड फ्रॉम ऑल द सिंस, और प्रॉमिस करो जो इस नोबल कॉज, जो इसको ज्वाइन करेगा वो क्या हो जाएगा? सारे सिन से, यानी कि सारे ही दुख दर्द से, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रूसेड्स वर, और जो क्रूसेड्स के मेन ऑब्जेक्टिव थे क्या थे वो? टू चेक द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। क्रूसेड्स को ये देखना था कि जो स्प्रेड के इस्लाम का स्प्रेड है उसको देखना था कितना फैल रहा है। टू रीटेक कंट्रोल ऑफ द होली लैंड, और कंट्रोल करना, होली लैंड को कंट्रोल करना। टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी कितनी स्प्रेड हो रही है। टू रिकैप्चर फॉर्मर क्रिश्चियन टेरिटरीज, और फिर से रिकैप्चर किया जाए किनको? क्रिश्चियन टेरिटरीज को, ये उनके ऑब्जेक्टिव थे, ये देखना। द क्रूसेड्स इनिशियली वर ए सक्सेस एंड फाउंडेड अ क्रिश्चियन स्टेट इन पैलेस्टाइन। जो क्रूसेड है वो सक्सेस हो गए और उन्होंने फाउंड कर लिया क्रिश्चियन स्टेट, कहाँ? पैलेस्टाइन में और सीरिया में। बट कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ इस्लामिक स्टेट्स अल्टीमेटली, और उन्होंने उनकी जो ग्रोथ है वो इस्लामिक स्टेट की ग्रोथ होती रही, और इसने किसको लेड किया? लेड टू द फेलियर ऑफ क्रूसेड्स, और इससे क्या हो गया? फेलियर हो गया क्रूसेड का। दे वुड नॉट ड्राइव द टर्क आउट ऑफ द होली लैंड, और उन्होंने टर्क को क्या किया? भगा नहीं सके होली लैंड से। नेवरदलेस द होली वॉर्स ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन मेडिवल यूरोप, और होली वॉर्स, जो होली वॉर्स थे वो एक चेंज नहीं ला सके मेडिवल यूरोप में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड, क्रूसेड के कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या थे? द क्रूसेड्स ब्रॉट द पीपल ऑफ यूरोप इनटू कांटेक्ट, जो क्रूसेड है वो यूरोप के पीपल को कांटेक्ट में लाए। किसके साथ? किसके सिविलाइजेशन के साथ? ग्रीक के सिविलाइजेशन के साथ और मुस्लिम के सिविलाइजेशन के साथ। दिस वाइडेंड देयर आउटलुक ऑन लाइफ, और इसने क्या बना दिया? उनका जो देखने का तरीका था वो थोड़ा ब्रॉड कर दिया। एंड पेव द वे फॉर रिनेसा, और किस रास्ते की तरफ ले गए? रिनेसा की तरफ। हिस्ट्री फाइल, हिस्ट्री फाइल में क्या बताया गया है? सेंट पीटर्स चर्च इज द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो सेंट पीटर चर्च था, जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें था ना सेंट पीटर चर्च के बारे में, जिसमें कि पोप को चुना गया था, तो ये सेंटर था क्रिश्चियनिटी का। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट क्रिश्चियन एम्परर ऑफ रोम ऑर्डर टू बिल्ड अ बेसिलिका ऑन वेटिकन हिल, और जो क्रिश्चियन एम्परर रोम के थे उन्होंने ऑर्डर किया कि एक बेसिलिका वेटिकन हिल पे बनाई जाए। दिस वाज द प्लेस, यह एक ऐसा प्लेस है जहां जो सेंट पीटर है और जो चीफ एपोस्टल उनके डिसिप्लिन यानी कि शिष्य होंगे उनको दफनाया जाएगा। कब? 64 सीई में। इट वाज कंप्लीटेड अराउंड 349 सीई, और इसको पूरा कंप्लीट कब किया गया? 349 सीई में। इन द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी पोप निकोलस फिफ्थ ऑर्डर द रिस्टोरेशन, और मिडिल 15th सेंचुरी के मिडिल में जो पोप निकोलस फिफ्थ है उन्होंने ऑर्डर किया रेस्टोरेशन को। आफ्टर निकोलस फिफ्थ डाइड वर्क्स वर हॉल्टेड, और निकोलस फिफ्थ के मरने के बाद यहाँ काम रुक गया था। इन 1506 पोप जूलियस सेकंड लेड द फर्स्ट स्टोन ऑफ ए न्यू बेसिलिका विच वॉज टू बिकम द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और इसके बाद जो पोप जूलियस सेकंड आए उन्होंने फर्स्ट स्टोन इसकी नींव रखी न्यू बेसिलिका की, और जो क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट है।
इन 1547 मिसलैंग्लो डिजाइन द इम्पोजिंग डोम, और ये जो 1547 में अब जो आए मिसलैंग्लो, इन्होंने डिजाइन किया एक इम्पोजिंग डोम को, एंड अल्टर्ड सम ऑफ द ओरिजिनल प्लान, और कुछ बदल दिए प्लान, जो पहले प्लान रहेंगे उनमें कुछ चेंज कर दिया। द सेंट पीटर्स बेसिलिका वाज डेडिकेटेड बाय पोप अर्बन 8, और जो सेंट सेंट पीटर्स बेसिलिका है वो डेडिकेट की गई किसके थ्रू, पोप अर्बन 8th के थ्रू, कब 1626 में। एवर सिंस दिस चर्च हैज बीन द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, और तब से लेकर जो ये चर्च है ये सेंटर है क्रिश्चियनिटी का। तो यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। द क्रूसेड्स एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स इन 12th एंड 13th, जो क्रूसेड है उसने उन्होंने एनकरेज किया ट्रेड को और कॉमर्स को, कब, 12th एंड 13th सेंचुरी सीई में। किसके बीच में, ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। दिस कंट्रीब्यूटेड टू द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द यूरोपियन, और इसने किसकी तरफ योगदान दिया, वेल्थ की तरफ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ, किसकी, यूरोपियंस की। हु पैटर्नाइज आर्टिस्ट एंड स्कॉलर, और जो जिससे अब क्या हो गए, क्या होने लगा, अब आर्टिस्ट और स्कॉलर्स बनने लगे। ग्रोथ ऑफ ट्रेड लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटी, और ट्रेड की ग्रोथ के कारण जो न्यू टाउन्स और सिटीज है उनका इमरजेंस उदय होने लगा। पीपल इन दीज सिटीज पेड टैक्सेस टू द रूलर्स, और जो लोग इन सिटीज में रहते थे वो टैक्स को पेड करते थे उन रूलर्स को। एंड ऑफर्ड मिलिट्री सर्विसेज, और वो ऑफर करते थे उनको मिलिट्री सर्विसेज इसके बजाय। इन रिटर्न दे डिमांडेड बेटर कंडीशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और इसके बजाय उनको चाहिए था कि वहां जो उनकी सिटी है उसमें अच्छी लॉ और ऑर्डर आए, बेटर कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आए। दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, और इसकी वजह से जो फ्यूडलिज्म है उसका डिक्लाइन होने लगा। फ्यूडलिज्म क्या था स्टूडेंट, जहां पे क्या होता था कि जिसमें क्या होता था, जो लोग हैं उनको क्या दी जाती थी, लैंड दी जाती थी, और वो लोग उसकी रखवाली करते थे, उसमें जो भी काम करेंगे तो वो जो भी उसमें हो रहा है उसको टैक्स के रूप में उनको देंगे जिन्होंने उनको वो जमीन दिलवा रखी है। तो ये होता था फ्यूडलिज्म। एंड इंक्रीज इन द पावर ऑफ द किंग, और जो पावर थी किंग की उसमें इंक्रीज होने लगा। मोनेस्ट्रीज विद द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड होने से वहां क्या आ गए, बहुत ज्यादा नंबर में मोनेस्ट्री होने लगी यूरोप में। मोनेस्ट्रीज क्या थे, एक ऐसे प्लेसेस थे जहां मॉन्क लीव, भिक्षु क्या थे, रहते थे। मॉन्क्स वर ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियन प्रीस्ट, और ये एक छोटा समुदाय था क्रिश्चियन प्रीस्ट का, जो क्या कर, हु वांटेड टू डिवोट देयर लाइफ टू स्पिरिचुअल मैटर, जो अपनी पूरी जिंदगी स्पिरिचुअल मैटर में डिवोट करते थे अपनी लाइफ को, और ह्यूमैनिटी की सर्विस में, लोगों की भलाई में। द वुमेन हु वांटेड टू डिवोट देयर लाइफ टू द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिलीजन वर कॉल्ड नन्स, और वोमेन जो अपनी लाइफ को डिवोट कर देते थे किसके किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और रिलीजन के लिए, उनको बोला गया नन्स। दे लिव्ड इन सेपरेट मोनेस्ट्री, वो अलग मोनेस्ट्री में रहते थे, और जिनको बोलते थे कॉन्वेंट और ननरीज, मतलब जो ये नन है, जो वुमेन है उनको नन बोला गया, जिन्होंने अपनी लाइफ डिवोट की ह्यूमैनिटी और रिलीजन के लिए। वो कहाँ रहती थी, कॉन्वेंट और ननरीज में। द लाइफ ऑफ अ नन वाज डिवोटेड टू प्रेयर, और उनकी जो लाइफ थी वो डिवोट होती थी, वो अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर देते थे किसके लिए, प्रेयर के लिए, और सर्विस, किसकी सर्विस, पुअर, सिक और वीक की सर्विस के लिए। मॉन्क्स एंड नन्स कुड नॉट मैरी, वो मॉन्क्स और जो भी नन्स हैं वो शादी नहीं करते थे, और अपनी जो लाइफ है उसको सिंपल जीते थे अकॉर्डिंग टू अ रिजिड कोड ऑफ कंडक्ट, किसके अकॉर्डिंग, जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, जो उनके रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। दिस कोड स्ट्रेस्ड ऑन रेजिस्टेंस टू मटेरियल टेम्पटेशन, जो कोड क्या थे, अपनी लाइफ वो किसके अकॉर्डिंग जीते थे, कोड ऑफ कंडक्ट। अब वो कोड क्या थे, वो स्ट्रेस बल देते थे किस पे, कि उनको मटेरियल टेम्पटेशन, जो मटेरियल टेम्पटेशन है जैसे कि पैसा हो गया, लालच हो गया, इनकी तरफ क्या करना है, इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। एंड ऑन सेल्फ सेक्रीफाइसेस, और वो स्ट्रेस करता था कोड सेल्फ सेक्रीफाइस, अपने को बलिदान दे दो, अपने को किसी का काम करते हुए बलिदान दे दो अपना अच्छाई में। एंड परस्यूट ऑफ गुडनेस, और अच्छाई करो, ये था उनका कोड ऑफ कंडक्ट। और मटेरियल टेम्पटेशन से दूर रहो, लालच, चोरी, हिंसा, इनसे दूर रहो। तो ये थे, तो स्टूडेंट जैसे वो रहते थे, ये है मोनेस्ट्री, इसमें वो रहते थे, जो नन्स थी वो इनमें रहती थी। इम्पैक्ट ऑफ मोनेस्ट्रीज, अब जो मोनेस्ट्रीज का इम्पैक्ट, प्रभाव क्या हुआ। मोनेस्ट्रीज हेल्प इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, इन लोगों ने मदद की क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए यूरोप में और दूसरे वर्ल्ड के दूसरे अलग अलग हिस्सों में। द मॉन्क्स ट्रेवल टू एवरी नूक, और जो मॉन्क्स थे वो हर एक कोने में गए,
हमारे संसार के किसको स्प्रेड करने के लिए, क्राइस्ट के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। मोनेस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वाज इमेंस, जो मोनेस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है किस एजुकेशन फील्ड में वो बहुत ज्यादा है। द नन्स एंड मॉन्क्स एजुकेटेड चिल्ड्रन, जो नन्स और मॉन्क्स है वो एजुकेट करते थे चिल्ड्रन को। इन कोर्स ऑफ टाइम सम ऑफ दिस मोनेस्ट्री डेवलप इनटू फेमस यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, और धीरे धीरे ये जो मोनेस्ट्री डेवलप होने लगी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फॉर्म में और ऑक्सफोर्ड, आपने देखा होगा ये दोनों यूनिवर्सिटी है ना बाहर फॉरेन में है, आई थिंक लंदन में। Monasteries played a significant role in preserving and spreading knowledge, और ये एक significant role play करने लगे प्रिजर्व करने के लिए उस नॉलेज को और उसको स्प्रेड किया जाए। Since at that time printing press had not developed, उस टाइम पे जो प्रिंटिंग प्रेस है वो डेवलप नहीं हुई थी, तो उनके पास क्या थी, हैंड कॉपीड बुक थी, यानी कि जो हाथ के द्वारा लिखी गई है। प्रिंटिंग प्रेस में तो बुक प्रिंट कर सकते थे पर उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसलिए जो हैंड कॉपीड बुक्स है उन्हीं के थ्रू वो पढ़ते थे। मोस्ट ऑफ दीज बुक्स इंक्लूडेड द बाइबल, इनमें से जो बुक थी वो थी बाइबल, प्रेयर बुक्स, और इनके अलावा जो कॉपीज थी, कॉपीज किसकी, लैटिन और ग्रीक बुक्स की। मोनेस्ट्रीज डिड अ ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड विद देयर मोटो सर्विस टू सोसाइटी, और उन्होंने बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करी है मैनकाइंड, लोगों की भलाई के लिए, और उनका जो लक्ष्य था वो क्या था, सोसाइटी को अपनी सर्विस देना, काम करना उनके लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। द monks and nuns not only looked after the sick and the wounded but also provided shelter to the travelers as well as food and clothing to the poor। जो monks and nuns है वो केवल बीमारों को ही नहीं देखते थे, घायल लोगों को ही नहीं देखते थे, वो शेल्टर शरण भी देते थे ट्रेवलर्स को, जो यात्री आते थे उनको खाना भी देंगे, और कपड़े किसको देते थे, गरीब लोगों को देते थे। तो इतना अच्छा काम करती थी ये मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज एमर्ज एज सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो मोनेस्ट्रीज है वो कैसे एमर्ज हुई, धीरे धीरे सेंटर बनी आर्ट और आर्किटेक्चर का। दे एनकरेज आर्किटेक्चर, वुड कार्विंग, मुरल पेंटिंग्स, आर्ट ऑफ मेकिंग स्टेन ग्लास, और उन्होंने इसको एनकरेज किया। इन लोगों की वजह से क्या हुआ, आर्किटेक्चर स्प्रेड होने लगा और वुड कार्विंग होने लगी, कार्विंग होने लगी, मुरल पेंटिंग जो वॉल की पेंटिंग है वो शुरू, आर्ट ऑफ मेकिंग स्टेन ग्लास को क्या किया गया, इनकी आर्ट को बनाया गया। मोनेस्ट्रीज हैड देयर ओन लैंड, मोनेस्ट्री का अपना लैंड था, एंड आल्सो ब्रॉट सम बैरन लैंड अंडर कल्टीवेशन, और कुछ बंजर लैंड को वो कल्टीवेटेड कर देते थे, यानी कि जो जिसमें जो बंजर पड़ा रहता था उसको भी वो क्या कर देते थे, कल्टीवेटेड कर देते थे। मोंक्स एंड देयर सर्व्स कल्टीवेटेड लैंड, क्लियर जंगल्स एंड रेज क्रॉप, और जो मोंक और उनके सर्व थे वो क्या करते थे, कल्टीवेटेड करते थे लैंड को, जंगल की सफाई करते थे और क्रॉप को उगाते थे। दस बिटवीन 600 and 1500 CE द चर्च बिकेम द मेन कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन यूरोप, और इसलिए 600 से के और 1500 CE तक जो चर्च है वो क्या बन गया, एक मेन कल्चरल इंस्टीट्यूशन बन गया यूरोप में। तो स्टूडेंट ऐसे आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो रोमन एम्पायर है पहले तो डिक्लाइन कैसे हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे कौन कौन एम्परर आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी है उसको फिर से स्प्रेड कैसा किया, लोग कैसे जागरूक हुए। पहले क्या हुआ था, एक तरफ से जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था तो लोग क्या थे, उनमें क्या था, फिर से गैप बनने लग गया था, फिर से पार्शियलिटी होने लग गई थी, पर स्लोली क्या हो गया, इन मोनेस्ट्रीज के होने से, और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है इसकी वजह से, और जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि क्रिश्चियनिटी के जो सेंटर थे वो कैसे कैसे करके उन्होंने स्प्रेड किया, वो सेंटर बनाए गए और धीरे धीरे किसके फॉर्म में आ गए, मोनेस्ट्रीज के फॉर्म में आ गए। मोनेस्ट्रीज ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो स्टूडेंट ऐसे करके स्प्रेड हो गई थी क्रिश्चियनिटी। और आज का चैप्टर हो गया फिनिश आपके हिस्ट्री का, और मेरे चैप्टर जो वीडियोस मैं बनाती हूँ आपके चैप्टर से रिलेटेड वो आप जरूर लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस आप तक पहुंचाने में और इनको बनाने और प्रेजेंट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।